लोगों को छठ के पर्व की शुभकामनाएं। आज की ये प्रेस वार्ता, जैसे सब जानते हैं कि चुनाव का माहौल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो आम आदमी है उसका सशक्तिकरण हो, मुख्य धारा से जुड़े, और जो संसाधन सरकार के हैं, देश के हैं, प्रदेश में हैं, वो आम जनता के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और दूसरी तरफ इस जोड़ने वाली सोच को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचारी, बांटने वाले सब इकट्ठे हैं। दो प्रमुख मुद्दे आपके समक्ष रखेंगे और ये दोनों मुद्दों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। किस तरह से चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो और चाहे राहुल गांधी और इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, ये आम जनता से कितनी नफरत करते हैं और किस तरह से जो देश में हम एकजुटता देखते हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से संविधान को तार तार कर रहे हैं। सबसे पहले कट्टर बेईमान, जमानत पे बाहर, जो कि दिल्ली की जनता को ठगते हैं, अरविंद केजरीवाल, इनकी बात करना आवश्यक है। और ये कुछ दस्तावेज जो हमें मिले हैं, इसमें जो तथ्य हैं, ये पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा कर देंगे। और शर्मिंदा क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। गरीब लोगों के लिए, दिल्ली की जो जनता है उसके लिए, जो झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, उनके लिए 12 गज, 18 गज और 25 गज के रहने की व्यवस्था करी। और अपने लिए 6 फ्लैगस्टाफ रोड का जो बंगला था, क्योंकि इसमें रेकी करी गई और जो तथ्य सामने आए हैं, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते थे कि मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए। उनका एक शपथ पत्र है, बिंदु नंबर 3 अगर मुझे याद है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है दिल्ली की जनता को कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए। आज जो शीश महल, भ्रष्टाचार की कमाई से बनाया हुआ शीश महल, जहां आम जनता घुस नहीं सकती है, वहां पे इनके पास 21,000 स्क्वायर फीट, 21,000 स्क्वायर फीट टोटल बिल्ट अप एरिया है। जिनको बड़ा बंगला नहीं चाहिए था वो 21,000 स्क्वायर फीट के बंगले में रहते थे और कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता था, कोई आम जनता का सदस्य अंदर नहीं जा सकता था। भैया ऐसा छुपा क्या रहे थे? तो सामने क्या आया कि इस बंगले में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे कि ये राज बाहर आए। और ये कहना गलत नहीं होगा, इतने बड़े ठग्गूमल हैं, नीली और ढीली शर्ट पहन के, नीली और ढीली शर्ट पहन के दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं।
भोग और विलासिता का अड्डा बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री आवास को। पीडब्ल्यूडी ने जब विधि सम्मत तरीके से इन्वेंट्री देखी तो क्या सामने आया वो मैं आपके समक्ष रख के कुछ राजनीतिक सवाल पहले उठाऊंगा। ये पहले मुद्दे पे 8 बेडरूम, 2 किचन, 12 टॉयलेट। ये वो वाले टॉयलेट नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कह रहे थे क्लासरूम है, ये अपने लिए हैं 12 टॉयलेट। मीटिंग रूम 3 है और सोफा सेट 24 है, टेबल 76 है, चेयर 45 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की याददाश्त चली गई है, उनको आईना दिखाना आवश्यक है। जो अरविंद केजरीवाल, उनका ही एक ट्वीट है, डिलीट कर दिया है, क्योंकि पापी आप जानती है कि उनकी ही बातों को अगर उछाला जाएगा तो अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक इज्जत तो बची नहीं है, लेकिन कष्ट होगा, जवाब नहीं होंगे। तो ये शीला दीक्षित जी पे, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहते थे, मैं कोट कर रहा हूं, 27 अक्टूबर 2013 दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है? अरविंद केजरीवाल। और अब भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में 50 इंडोर एसी, 10 पे कह रहे थे कि जनता का ये गाड़ी कमाई से एसी चलता है। शीला दीक्षित अच्छी नहीं है, मैं जनता का सेवक हूं, आपकी सेवा करने आया हूं। शीश महल में 50 एसी की इन्वेंट्री आई है। और अब इस पे ध्यान दीजिएगा, 250 टन कैपेसिटी का सेंट्रल एसी प्लांट अपने 21,000 वर्ग फुट का जो इनका बिल्टअप एरिया है उसके लिए लगा है। अगर कहा जाए 1 टन का एक एसी होता है, अगर इंडिविजुअल है, या 1.5 टन का होता है, तो 250 एसी, 250 एयर कंडीशनर लगाए हैं सेंट्रल एसी की कैपेसिटी के हिसाब से, और 50 और। अब अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, 10 एसी पे आपसे पूर्व में जो मुख्यमंत्री थी वो गलत थी, भ्रष्टाचारी थी, जनता की गाड़ी कमाई का लूट खसोट कर रही थी। ये जो आप 300 एसी लगाकर जनता की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं, अपनी विलासिता और भोग के लिए करते हैं, तो इसको हम क्या कहें? यह किस तरह का वीवीआईपी कल्चर है? या इसको कहें कि वीवीआईपी कल्चर है? यह पूछा जाएगा कि नहीं? इसके साथ छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का है। मतलब 26 इंच की छाती है तो भाई शर्ट 30 इंच की पहन लो, 46 इंच की पहनूंगा, टीवी 88 इंच का रहेगा। मेरी जो नीली शर्ट है, ढीली शर्ट है, और साफ दिखाई दे बड़ी बड़ी, लेकिन ये टीवी है कितने का, जनता को जानने का हक है। ये 28,91,587 रुपए का है। 1 करोड़ के समोसे ऑर्डर करते हैं, 1 करोड़ के समोसे खाते हैं अरविंद केजरीवाल, इतने बड़े कट्टर बेईमान हैं। और 28,91,587 का इनका 88 इंच का टीवी है। अब आप मुझे ये बताइए, 26 इंच की छाती वाले अरविंद केजरीवाल, 46 की शर्ट पहनी, 88 का टीवी है, इस पे देखते क्या हो? ये पूछा नहीं जाएगा। और ये पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अंदर जाना चाहते हैं तो कहते अंदर ना आना, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर बुलाऊं कैसे। ये तो दाग लगाने से पहले सोचना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी। और मुगलों से बड़ा प्यार है इंडिया अलायंस वालों को।
शानो शौकत हो तो हवेलियों वाली हो। अरे बताते हैं 12 फानूस लगे हैं यहां, फानूस 12, शैंडिलियर 12। मतलब अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी अड्डा ना हो गया, मुगलों की हवेली हो गई। और यह कहना गलत नहीं होगा, आग लगा दी दिल्ली में हमारे भ्रष्टाचारी घर के चिराग अरविंद केजरीवाल ने। इनका जो भ्रष्टाचार है, जब ये सामने आता है तो एक बात जरूर कहूंगा, ये व्यक्ति इतना भ्रष्टाचारी और पापी है, इसको गुरूर हो गया है कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो मैं इतना कहूं, राजनीतिक तौर पे जिस विचारधारा के ऊपर बैठकर अरविंद केजरीवाल आए थे, उसी विचारधारा को दफना दिया। और आज वीवीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल स्वयं है। और दिल्ली की जनता राजनीतिक तौर पे ऐसा जमीन में गाड़ेगी, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, प्रमाण नहीं मिलेगा ना अरविंद केजरीवाल का, ना जो 12 करोड़ की टॉयलेट सीट्स लगाई हैं, 12 करोड़ की टॉयलेट सीट्स लगाई हैं। अगर ये जनता की कमाई शिक्षा में खर्च होती, स्वास्थ्य के लिए खर्च होती तो बात थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल is the most corrupt politician that India has seen, and it would not be wrong to say he has double standards that need to be exposed. And that is why I brought his tweet that if 10 ACs in a government accommodation was immoral, unethical and wrong, it was a sign of corruption, then what about 300 air conditioners that you have installed and wasted public funds? This is a question that needs to be answered by you. And if you have the audacity and the moral courage, please come out and answer these questions. Thank you. On the second issue now, हम सब जानते हैं किस तरह से संविधान की बात करने वाले उसके मूल मंत्रों से कितना दूर हो गए हैं। अभी संविधान के नाम पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, संविधान विरोधी होके ऊपर भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखते हैं, और जब उसको खोला जाता है तो कोरे कागज थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने क्या भारत को केवल एक कवर वाला संविधान दिया है? क्या नेता प्रतिपक्ष को संविधान को पढ़ना नहीं चाहिए? क्या उसकी मूल भावना और उसके मूल मंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्रियान्वित नहीं करना चाहिए? और यह दुख की बात है, कहना गलत नहीं होगा, खोपड़ी हो सकती है, खोपड़ी खोलो तो उसमें बुद्धि नहीं होती है। वैसे ही राहुल गांधी जिस संविधान का कवर देते हैं, उसको खोलो तो संविधान की मूल भावना का हनन अगर किसी ने किया है, संविधान का अपमान किसी ने किया है और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किसी ने किया है, तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है। और इतना जरूर कहूंगा, राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन
संविधान को नष्ट करने की जो उनकी प्रतिज्ञा है, उसको नष्ट करने का काम कोई कर रहा है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका पल पल, जिनकी रगों में जो खून बहता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान, भारत को आगे बढ़ाना और आम जनता का सशक्तिकरण, खासकर पिछड़े समाज का। वो सदस्य जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, और राहुल गांधी से आज मैं कहना चाहता हूं, इस देश ने देखा है कितनी नफरत है उन्हें संविधान से। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनकी कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया। एन ऑर्डिनेंस वाज पास्ड बाय द मनमोहन सिंह कैबिनेट, एंड देन केम a person who was mutilating the constitution, and he tore the ordinance passed by the Manmohan Singh cabinet. What does it show? It clearly reflects the mindset of the fake Gandhis. नकली गांधी का मानसिक स्तर क्या है? उसको इटालियन संविधान अच्छा लगता है, जो कवर कहता है भारत का संविधान, उसके अंदर के कागज कोरे इसलिए हैं कि वो अपने वोट बैंक में दे, उसमें शरिया कानून लिख दिया जाए, और ये चिंताजनक है। ये कोरे कागज ऐसे ही नहीं है। भारत जो कि पन-निरपेक्ष देश है, इसमें किस तरह से कोरे कागजों पे जो घुसपैठिए हैं, वो शरिया कानून के अक्षर डालें और थोपा जाए आम जनता पे। ये बड़ा संदेश राहुल गांधी देते हैं। और राहुल गांधी को ये जानना होगा, आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी। किसी में दम नहीं था, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, और चाहे वो राहुल गांधी स्वयं हो। ये लोग बात नहीं करना चाहते थे। इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन। ऐतिहासिक भूल करी जवाहरलाल नेहरू ने, और केवल दृढ़ संकल्प था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उसको संशोधित करके जो मूल भावना थी संविधान की, उसका पालन किया गया। तो राहुल गांधी जी, जो संविधान आप उठाते हैं, उसमें आर्टिकल 370 भी आता है। कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि उनको आर्टिकल 370 पे स्टैंड लेना मुश्किल हो गया है। उसी संविधान में आरक्षण की बात है, और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र देखिए। भारत में कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका सशक्तिकरण चाहते हैं, लेकिन विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं आरक्षण को खत्म कर दूंगा। ये क्या है? तो ये दर्शाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी संविधान की सबसे बड़ी भक्षक है। चाहे वो प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, 90 बार से ज्यादा लगाया, चाहे इमरजेंसी लगाना हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फाड़ना हो, विमेन रिजर्वेशन पे कोई कार्रवाई ना करना हो, जो नरेंद्र मोदी जी ने करी। और जब ये पुस्तक दी गई खाली पन्नों के साथ, संविधान का अपमान किया, हमारे लोकतंत्र का अपमान किया और हर नागरिक का अपमान किया। इसके लिए राहुल गांधी को सबसे माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दो टॉपिक्स पे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमने देखा कि 2 दिनों से हंगामा हो रहा है, और इंडी गठबंधन के सहयोगी भी हैं राहुल गांधी की पार्टी, कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। इस तरह से हमारा असंवैधानिक प्रस्ताव आया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? पूरे भारत का एक ही बात कहना है
भारत में रहना है, संविधान संविधान कहना है। और आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। यह अपमान सबसे पहले तो संविधान का हुआ, हमारे लोकतंत्र का हुआ, क्योंकि अनुच्छेद 370 का पहला शब्द टेम्पररी था, अस्थाई था। दूसरा अपमान क्या हुआ? राहुल गांधी पढ़ते लिखते नहीं है, उनको बताने की आवश्यकता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी चैलेंज हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक पीठ का 5 जजेस का फैसला आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह संशोधन संवैधानिक है और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप यह बाध्यता है। इट इज नॉट लग्जरी कि मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा, मंडे को मानूंगा, ट्यूसडे को नहीं मानूंगा। फैसला अगर हक में आया तो अच्छा है, नहीं तो बुरा है। बाध्यता है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना है। तो जब इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में पारित होता है तो यह अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग भारत विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। तीसरी बड़ी बात, इस फैसले को पुनः चुनौती दी गई रिव्यू पिटीशन में, और रिव्यू पिटीशन हैज आल्सो बीन डिसमिस्ड। चौथी बड़ी बात है, संविधान को अगर पढ़ें, राहुल गांधी पढ़ें, उमर अब्दुल्ला पढ़ें, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी, यह क्षेत्र अधिकार जो है यह केवल और केवल पार्लियामेंट का है। कोई स्टेट असेंबली के क्षेत्र अधिकार में यह नहीं आता है कि वो इस तरह का प्रस्ताव पारित करें। तो कैन यू अबाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्टिवली? दैट कांट बी डन। बी इट राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला, who have taken oath under the constitution to preserve, to protect and take forward the principles enshrined in the constitution. And that is why it is a very worrisome trend. पूछ लीजिए। सर, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो दोबारा इसी पे सवाल उठाते थे 300 एससी है। केजरीवाल आंदोलन के दौरान ये भी कहते थे कि इस तरह कोई गंभीर आरोप लगे सुचिता को तो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष या संयोजक भी नहीं रहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये जो खुलासा हुआ तो उन्हें संयोजक पद भी छोड़ देना चाहिए? देखिए, नैतिकता के आधार पे जो स्वयं ये कहता था कि अगर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो और उसके बाद जब बरी हो जाओ उस आरोप से तो पुनः सार्वजनिक जीवन में आओ, तो बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो हमने पिछले 1 दशक की राजनीति अरविंद केजरीवाल की देखी है, कोई भी कुर्सी हो, चाहे वो कन्वीनर की हो चाहे मुख्यमंत्री की हो, फेविकोल डाल के बैठते हैं। वो कहीं जाने वाले नहीं है जब तक कि जनता उनका गुरूर न तोड़े और उनको उनका उचित स्थान चुनाव आने वाले हैं ना दिखाए। और इसीलिए हमें यह लगता है कि वो इस तरह की बेशर्मी करते रहेंगे जब तक कि उनका राजनीतिक जो पारी है उसको जनता ना खत्म कर दे। यस प्लीज। देखिए, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर को मैं इतना ही कहूंगा कि टूटे हुए को कोई क्या तोड़ेगा। उनके पास बचा ही क्या है? जो बात उन्होंने कही उस वादे को किसी ने तोड़ा है तो उस व्यक्ति का नाम कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। और इनका जो गुरूर है वो टूटना बाकी है, वो जनता तोड़ देगी। हाँ नीरज भाई।